तो भाई प्लेन सरफेसेस का टाइम खत्म, अब आती हैं अपनी कर्व सरफेसेस। तो इस वीडियो में अपन लेंस मेकर फॉर्मूला, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस और उन पर बेस्ड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। 99.99% इस वीडियो से एक क्वेश्चन आएगा। जब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेसेस की, तो पहले कर्व सरफेसेस को समझना जरूरी है। एक्चुअली में अगर अपन देखें तो ये मेरे पास एक स्फेरिकल बॉडी है, ठीक है। इसकी सरफेस कैसी है? कर्व्ड है। अगर बाहर में कहूं कि एयर है तो अंदर मेरे पास कोई मीडियम है, ठीक। उसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बदल गया। अब हो सकता है कि आपकी जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बैठी हुई हो बाहर, तो उसके लिए ये कर्व सरफेस कुछ ऐसी दिखेगी। और यह भी हो सकता है कि जो आपकी ऑब्जेक्ट हो वो इस साइड बैठी हुई हो और उसके लिए ये कर्व सरफेस कुछ ऐसी दिखेगी। मतलब कि आपके पास दो तरह से कर्व सरफेसेस हो सकती हैं। एक केस में आपके पास कॉन्वेक्स है और दूसरे केस में आपके पास कॉनकेव है। तो इन पर ही अपन को बात करनी है। और ये अब अभी तक अपन बोलते थे फ्लैट सरफेस है। भाई प्रिज्म में भी आपके पास जो सरफेसेस थी वो प्लेन थी, मगर अब जो सरफेस हैं वो किसी ना किसी स्फेयर का पार्ट होंगी, किसी ना किसी स्फेरिकल सरफेस का पार्ट होंगी। इसीलिए अब अपन रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस की तरफ चल रहे हैं। जब अपन रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस की तरफ चलते हैं तो अपने पास जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है वो आता है रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला, और इसी से लेंस मेकर फॉर्मूला भी ड्राइव होगा। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं तुम्हें ये करवा रहा हूं किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ कॉनकेव सरफेस। कॉनकेव सरफेस की मदद से, क्योंकि कॉन्वेक्स तो बहुत बार देखा है, कॉन्वेक्स देखा भी है और कॉन्वेक्स ऐसे हैं कि हम बहुत कंफर्टेबल हैं। तो अब अपन कॉनकेव की तरफ आए तो कॉनकेव के केस में ये आपके पास एक कर्व सरफेस है, ये एक आपके पास कर्व सरफेस थी, ठीक है। अब ये जो आपके पास कर्व सरफेस है ये अंदर डेंसर मीडियम है, बाहर आपका रेयरर मीडियम है। यहां से एक ये आपके पास ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट से एक रे चली। अब वो जो रे चली, क्या उसके बारे में आपको पता है? आपको कुछ भी नहीं पता ये रे कहां जाने वाली है, बस ये पता है कि रेयरर से डेंसर जा रही है। अब मुझे नहीं पता ये रे कहां जाने वाली है। अब कैसे पता करेंगे? जब तक नॉर्मल नहीं बनेगा तब तक पता ही नहीं चलेगा कि रे कहां जाना चाह रही थी। तो अब यहां पर नॉर्मल क्या होगा? अगर ये आपके पास एक कर्व सरफेस है जो कि मैंने अभी आपके सामने बनाई, ये आपके पास कर्व सरफेस थी। अगर इस कर्व सरफेस को देखो तो क्या ये कर्व सरफेस इस स्फीयर का पार्ट होगी? बिल्कुल होगी। अगर ये इस स्फीयर का पार्ट है तो क्या ये उस स्फीयर का सेंटर है? बिल्कुल है। और सेंटर से जो लाइन आती है वो परपेंडिकुलर होती है सरफेस पे, क्योंकि रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो इसका मतलब है कि ये जो लाइन आपने बनाई है ये नॉर्मल है। ये रेड आपके पास नॉर्मल हो गया, ये रे आ रही थी यहां से, अब ये नॉर्मल है। क्योंकि अब ये नॉर्मल है तो मैं क्या ये कह सकता हूं कि ये मेरे पास जो एंगल होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा आई। क्यों होगा? क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का एंगल है। अब ये रे जा रही है रेयरर से डेंसर, क्योंकि ये रे तो ऐसी स्ट्रेट जाना चाहती थी, मगर क्योंकि अब ये रेयरर से डेंसर जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। नॉर्मल की तरफ बैंड हो गई तो ये रे थोड़ी सी अपवर्ड बैंड हो गई। अब ये आपके पास कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये रे आपकी ऐसी जा रही है और एक रे को आप क्या करोगे? एक रे को आप बिल्कुल स्ट्रेट निकालोगे, बिल्कुल स्ट्रेट। अब ये जो रे है ये डाइवर्जिंग है, ये वाली, और ये रे स्ट्रेट है। अगर इन दोनों रेस को देखो तो डाइवर्जिंग रेस हैं, ये दूर हो रही हैं। जब ये दूर हो रही हैं तो ये आगे जाके कभी मिलने वाली नहीं है। तो अगर मेरी आईज यहां पर हुई और यहां से मैं देखूं तो मेरी आंखें तो सीधा देखती हैं, तो उनको ये लगेगा कि ये वाली रे जो है ये पीछे यहां कहीं से आ रही है और ये वाली रे भी यहां कहीं से आ रही है। तो जब ये यहां पर मिलेंगी तो यहां पर बन जाएगी आपकी इमेज। सो फाइनली रिफ्रैक्शन थ्रू कॉनकेव सरफेस, कर्व्ड सरफेस के थ्रू अगर देखें तो ये पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ये रे चली, ये रे रेयरर से डेंसर जा रही थी। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो इस स्फीयर का सेंटर है वहां से अपन ने एक लाइन ड्रॉ करी, रेडियस जो कि नॉर्मल होगी। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपके पास एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। अगर ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो समझिए इस बात को, इस रे को जब अपन ने पीछे एक्स्ट्रापोलेट किया तो ये नॉर्मल और इसके बीच का ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये तो आपकी रिफ्रैक्टेड रे थी जिसको आपने पीछे की तरफ बढ़ाया है।
और ये आपके पास नॉर्मल था, तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बस खत्म हो गया डायग्राम। अगर तुम्हें समझ में आ गया है तो अब मैं तुमको दूंगा एक बूटी, और उस बूटी के बाद ये प्रॉब्लम हो जाएगी सॉल्व। बट उस पे जाने के पहले मैं तुम्हें देता हूं अजम्पशंस। तो अजम्पशंस क्या है? यहां पर अपन ये मान रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट अपनी पॉइंट साइज है। कैसी है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट है। क्यों है पॉइंट साइज? उसका रीजन है कि अपन आराम से सिंपलीफाई करके सिंपल तरीके से डिराइव कर पाएं, और कोई रीजन नहीं है। इसका मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 या n1 जो आप लिखना चाहो, म्यू और n दोनों चलते हैं। इसका है आपके पास μ2। ऑब्वियसली ये डेंसर है और ये रेयरर हमारे पास मीडियम है। इसके बाद अब अगर आप यहां पर देखो तो आप ये देखिए, यहां पर ये जो एंगल आ रहे हैं ना, ये रेज जो है ये प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास हैं, तो एंगल बहुत छोटे बनेंगे। ये हमारा दूसरा अजम्पशन है। रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस, एंगल्स आर वेरी स्मॉल। पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी पॉइंट साइज ही बनेगी। क्यों? क्योंकि हम अपने आप को आसानी से सिंप्लीफाई करके डेरिवेशन करना चाहते हैं। अब ये जब अपने पास हो गया तो अब बूटी का टाइम आ चुका है। चलिए बूटी की तरफ बढ़ते हैं। बाबा की बूटी सेक्शन में आपका स्वागत है। तो इस डेरिवेशन को करने के लिए जो हमारे पास बूटी है, वो देखो भाई, कहीं भी डेरिवेशन शुरू हो तो सबसे पहली चीज क्या? आंख बंद करो और नाम ले लो पापा का, मतलब कि स्नेल्स लॉ। तो सबसे पहले अपने पास आएगा स्नेल्स लॉ। फिर मैंने आपसे कहा कि एंगल बहुत छोटा है। अगर एंगल बहुत छोटा है तो साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा। क्यों? क्योंकि अपन ने अजम्पशन लिया है कि रेज आर वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसके बाद यूज एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। अब अपन क्या करेंगे? मुझे तो चाहिए म्यू में, देखो रिफ्रैक्शन फॉर्मूला क्या है? μ1 μ2 है ना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, इनके बीच में रिलेशन निकाल के लाना है। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनके बीच में रिलेशन निकाल के लाना है। तो हमको क्या है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का इसमें यूज करना है। और एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का कैसे यूज करेंगे? उसके लिए मैंने आपसे कहा था ये एंगल आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, जिसको पीछे बढ़ाएंगे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन गया। ऑब्जेक्ट से, पोल से लेके ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पोल से लेके इमेज तक की डिस्टेंस आपके पास इमेज डिस्टेंस है। पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की डिस्टेंस आपके पास रेडियस ऑफ कर्वेचर है। तो अगर ये सब आपके पास हैं तो अब अपन को क्या चाहिए पड़ेगा? अपन को आई और आर को हटाना पड़ेगा, क्योंकि स्नेल्स लॉ यूज करेंगे। अब अगर आपने यहां पर लिख दिया म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, और फिर आपने कहा कि बाबा जी आई थीटा बहुत छोटा है तो साइन आई और साइन आर को आई और आर लिख देंगे, ये भी चलेगा। मगर अब आई और आर को हटाएं कैसे? तो उसके लिए अपन को एक्सटीरियर एंगल थ्योरम यूज करनी पड़ेगी। अभी 2 मिनट के अंदर ये बूटी कैसे लगेगी सब समझ में आएगा। तो अब देखो यहां पर ये हो गया आर। अब यहां पर अपने पास क्या हुआ? ये एंगल को जो ऑब्जेक्ट बना रही है इसको अपन बोलेंगे अल्फा सरफेस के साथ। आप θ1 θ2 θ3 जो मानना है मानो, ये हट जाएगा। ये सिर्फ अपन को सहूलियत के लिए अपन यूज कर रहे हैं। इसके बाद इमेज जो एंगल बनाएगी वो बीटा सरफेस के प्रिंसिपल एक्सिस के साथ, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर बना रहा है वो गामा। तो इसके अकॉर्डिंग एक ट्राइंगल यहां पर बनेगा, एक ट्राइंगल यहां पे बनेगा। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम लगेगी। कैसे लगेगी अभी बता रहा हूं। और उसके बाद एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, डेरिवेशन खत्म हो जाएगा। ये 4 स्टेप हैं जो दिमाग में होनी चाहिए। इसके बाद अजम्पशन क्या है? कर्वेचर। ये जो कर्वेचर है ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, ठीक। इसके बाद ऑल दी रेज आर वेरी क्लोज एंड ऑब्जेक्ट इज पॉइंट साइज। कर्वेचर बड़ा होने की वजह से ये एंगल छोटे हैं, ठीक। अब आ जाते हैं अपन इसके नेक्स्ट पॉइंट पर। सबसे पहली चीज ये है कि ये रे आई यहां से, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये आपके पास अल्फा है, ये आपके पास बीटा है, ये आपके पास गामा है, और ये अगर आर है तो यहां पर ये एंगल भी आर होगा। अभी नहीं लिख रहा मैं। सबसे पहले अप्लाई करेंगे स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है? 1 μ2। पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में आप जा रहे हो तो ये हो जाएगा आपके पास साइन आई अपॉन साइन आर। अब आएगा अजम्पशन पिक्चर में। अजम्पशन ने क्या कहा? अजम्पशन ने कहा कि भाई साइन थीटा इज नियरली इक्वल टू थीटा, तो उसके अकॉर्डिंग साइन आई बन जाएगा आई, साइन आर बन जाएगा आर। कहानी खत्म। अब अपन लिख रहे हैं 1 μ2। याद करो अपन लोगों ने पढ़ा है 1 μ2 को अपन लोग क्या लिख सकते हैं? μ2 अपॉन μ1। याद आया कुछ? W म्यू जी, इसको अपन लोग लिख रहे थे म्यू जी अपॉन म्यू डब्ल्यू। जिसका निकालते हैं वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं वो नीचे। यहां पर भी 1 μ2 है तो μ2 अपॉन μ1, तो ये जिसका निकाल रहे हैं वो μ2 वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में वो μ1 नीचे। अगर एयर है तो 1 हो जाएगा, कोई टेंशन ही नहीं है। अब यहां पर जैसे ही आप लिखोगे 1 μ2 को μ2 अपॉन μ1, साइन आई को आई, साइन आर को आर, तो यहां पर जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा μ2 साइन आर
इज इक्वल टू μ1 sin i विच इज i। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन 1। अब मुझे आपसे कहना था कि ट्राइंगल एक्सटीरियर एंगल थ्योरम अब समझ में आएगा। देखो कैसे, सबसे पहले ये आपके पास है अल्फा, ये आपके पास है आई, पूरा का पूरा एंगल, और ये है इस ट्राइंगल को अगर आप देखो गौर से, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल में इंटीरियर एंगल हो गया आई, इंटीरियर एंगल हो गया अल्फा, एक्सटीरियर एंगल हो गया गामा। तो इसका मतलब है कि आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू गामा। तो आपको अब निकालनी थी आई और आर की वैल्यू, तो आई प्लस अल्फा इज इक्वल टू हो गया गामा, तो आई की वैल्यू आ गई गामा माइनस अल्फा। अब मुझे क्या चाहिए था, अब मुझे चाहिए था आर। अब देखो गौर से, ये रिफ्रैक्टेड रे को पीछे बढ़ाया, ये नॉर्मल, तो ये एंगल हो गया आर। क्या अब आपको एक और ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला? इस ट्राइंगल में अपने पास ये बीटा है, ये आर है, एक्सटीरियर गामा है, तो क्या मैं लिख सकता हूं आर प्लस बीटा इज इक्वल टू गामा? तो इसके अकॉर्डिंग आर की वैल्यू आ जाएगी गामा माइनस बीटा। जैसे ही आपके पास वैल्यू आई, किसकी वैल्यू आ गई? आई की और आर की। आई की वैल्यू क्या है? गामा माइनस अल्फा। आर की वैल्यू क्या है? गामा माइनस बीटा। और ये आपके पास है μ2 आर इज इक्वल टू μ1 आई। तो जैसे ही आप इस वैल्यू को यहां पर रखोगे, ये आ जाएगा μ2 आर गामा माइनस बीटा इज इक्वल टू μ1 आई विच इज गामा माइनस अल्फा। दैट्स इट। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, μ2 गामा, μ2 बीटा, μ1 गामा, μ1 अल्फा। गामा वालों को सेपरेट, बीटा वाले को अलग। ये हो गया, इधर गया जैसे ही μ1 गामा, μ2 माइनस μ1 इंटू गामा इज इक्वल टू, ये μ2 बीटा इधर आ गया, μ2 बीटा माइनस μ1 अल्फा। अब मैंने आपको फाइनल बूटी क्या दी थी? मैंने आपसे कहा था, ये बूटी जो दी थी, ये कहा था एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, अब समझ में आया। और फिर मैंने कहा था एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो अगर आप देखोगे यहां पर एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो इस वाले डायग्राम को देखो जरा गौर से, यहां पर आपको क्या मिल रहा है? ये आपके पास हो गया, ये वाला हो गया एंगल। इस एंगल के लिए आर्क बन रही है PA और जो रेडियस है वो है PO। तो अल्फा के केस में आपके पास आर्क आ गई AP। अब कर्वेचर ज्यादा लेने का फायदा क्या? जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो होना तो ये चाहिए था आर्क को, मगर अपन ने कर्वेचर बहुत बड़ा लिया है, तो ये डिस्टेंस जो है ना, ये वाली डिस्टेंस बहुत छोटी सी है, पिद्दू सी है, इसीलिए अपन ने कर्वेचर को बहुत बड़ा लिया था। ठीक है, तो अगर ये प्रॉब्लम भी अपनी सॉर्ट आउट हो गई है, तो अल्फा की वैल्यू तुम यहां पर देखो क्या मिलेगी। ये मिलेगी तुम्हें PA अपॉन P से लेके O तक की डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है अपने पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और क्योंकि रेज इधर जा रही हो, तुम अपोजिट आ रहे हो, इसीलिए माइनस का U। बीटा की वैल्यू क्या मिलेगी? गौर से देखो, ये है तुम्हारे पास बीटा के लिए ये वाला सेक्शन। अगर ये सेक्शन बीटा के लिए है तो एंगल हो गया PA और रेडियस क्या हो गई तुम्हारे पास? P से लेके I तक की V, तो ये आ गया PA अपॉन V माइनस का। अगर तुम यहां पर देखो तो ये वाले सेक्शन में तुम्हारे पास, इस वाले सेक्शन में तुम्हारे पास क्या आ रहा है? ये था तुम्हारे पास गामा के लिए, ये गामा। इस सेक्शन को देखो गौर से, एंगल हो गया PA और अपने पास जो रेडियस है वो हो गई PC विच इज एक्चुअली माइनस ऑफ R। माइनस क्यों? क्योंकि अपोजिट आ रहे हो, तो माइनस R। दैट्स इट। अब देखो इसका यूज करा है मैंने यहां पर, जैसे ही मैंने यहां पर इसका यूज करा, अल्फा हो गया PA अपॉन U, बीटा हो गया PA अपॉन माइनस V, गामा हो गया PA अपॉन R, यहां रख दो। जैसे ही आप प्लेस करोगे ये आ जाएगा μ2 माइनस μ1, ये हो गया गामा PA अपॉन R, बीटा हो गया PA अपॉन V, अल्फा हो गया PA अपॉन U। सब में माइनस है, माइनस पूरे से कॉमन हो जाएगा, माइनस का PA यहां से बाहर, यहां से भी माइनस का PA बाहर। तो जैसे ही PA बाहर हुआ और माइनस के साथ बाहर हुआ, ये दोनों माइनस PA हो जाएंगे कैंसिल, कहानी खत्म। μ2 माइनस μ1 अपॉन R इज इक्वल टू μ2 बाई V माइनस μ1 बाई U। दैट्स इट। यही आपके पास रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस का फॉर्मूला है। चाहे आप कॉन्वेक्स का यूज करो, चाहे आप कॉन्केव का यूज करो, आंसर यही आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाबा जी की तरफ से जय हो।